नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी साकेत महाकाव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर आधारित होने वाली है, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया और सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, साकेत जीवन काव्य है, इसमें एक व्यक्ति का जीवन और व्यक्तियों के बीच अंकित है। एक कथन किस विद्वान का है? हमारे ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेन। तो चलिए 15 सेकंड का समय है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हम चलिए आपका समय पूरा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं आंसर कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेन। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, साकेत कृति की रचना के मूल में कवि का क्या उद्देश्य है? अर्थात साकेत की रचना किस उद्देश्य के साथ की गई थी? ऑप्शन ए रामकथा का वर्णन करना, ऑप्शन बी रघुकुल की शौर्य परंपरा का वर्णन करना या गुणगान करना, ऑप्शन सी है रामकथा के उपेक्षित स्त्री पात्र विशेषकर उर्मिला के चरित्र की प्रस्तुति करना, या ऑप्शन डी है राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का उद्घाटन करना। 15 सेकंड का समय, सभी लोग है ना उत्तर टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर कौन सा होने वाला है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। इसका सही उत्तर है राम कथा के उपेक्षित स्त्री पात्रों विशेषकर उर्मिला के चरित्र की प्रस्तुति। तो यह साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विफल जीवन व्यर्थ वहा, सरस दो पदवी ना हुए आहा। ये पंक्तियां साकेत के किस सर्ग में आई हुई हैं या किस सर्ग से इस पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए 8वां सर्ग, ऑप्शन बी 4था सर्ग, ऑप्शन सी 9वां सर्ग या ऑप्शन डी 7वां सर्ग। तो चलिए इसका उत्तर भी जल्दी से कमेंट कर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 9वां सर्ग। विफल जीवन व्यर्थ वहा, सरस दो पदवी ना हुए आहा। ये पंक्तियां 9वां सर्ग से हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, साकेत सर्ग के 9वें सर्ग में ऋतु वर्णन किस ऋतु से प्रारंभ किया हुआ है? अभी तक जो भी रचना या महाकाव्य लिखे जाते थे उसमें 12 मासा का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे 12 मासा से हटकर एक नई परंपरा है जिसको हम बोलते हैं ऋतु वर्णन। यानी इसमें वेदरय का वर्णन 6 ऋतुओं के माध्यम से किया है। तो प्रश्न है कि ऋतु वर्णन किस ऋतु से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु से, ऑप्शन बी शिशिर, ऑप्शन सी बसंत, ऑप्शन डी शीत ऋतु। तो चलिए 15 सेकंड का समय दिया गया है आपके लिए उत्तर देने के लिए। तो फटाफट टाइप करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि 9वें सर्ग में ऋतु वर्णन बसंत ऋतु से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1912। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको जल्दी से टाइप पर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पहले भाग में हमने सरल प्रश्नों का संग्रह किया, इसका दूसरा और तीसरा और चौथा भाग आएगा, इसमें कठिन कठिन प्रश्नों का संग्रह किया जाएगा। तो इसका उत्तर है 1931। साकेत के शुरू के 5 सर्ग किस परीक्षा में प्रकाशित हुए, किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी चांद और ऑप्शन डी सरस्वती। ये सभी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मानी जाती थी।
तो आपको बताना है कि साकेत के शुरू के 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी चांद या ऑप्शन डी सरस्वती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरस्वती। साकेत के 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, साकेत के सृजन में कवि को कितने वर्ष का समय लगा। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 13 वर्ष। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है और जल्दी से इसका आंसर फटाफट टाइप करके बताएं कि और कौन सा उत्तर सही रहेगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 वर्ष। साकेत को लिखने में कवि को 16 वर्ष का समय लगा। साकेत महाकाव्य के कवि कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल बिना ऑप्शन देखे फटाफट टाइप करके बताएं कि साकेत महाकाव्य के कवि कौन है। तो इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को साकेत जैसी अनुपम कृति के लिए कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त के लिए बताना केवल साकेत रचना के लिए, अन्य रचनाओं के लिए पुरस्कार आंसर में शामिल नहीं रहेंगे। केवल साकेत रचना के लिए जो पुरस्कार मिला है उसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन ए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी मंगला प्रसाद पारितोषिक, ऑप्शन सी दोनों मतलब A+B, और ऑप्शन डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर आप फटाफट टाइप करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखते हैं किसका उत्तर पहले आता है और सही आता है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। इसका उत्तर है सी है दोनों, यानी कि साकेत रचना के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, शुक्ल जी द्वारा साकेत और गुप्त जी के विषय में व्यक्त किए गए मत की दृष्टि से असंगत चुने। कुछ कथन हैं जो कि शुक्ल जी के हैं, जो साकेत और गुप्त जी के बारे में उनके द्वारा कहे गए हैं। 4 कथन है तो 4 में से 3 कथन उनके द्वारा कहे गए हैं, चौथा कथन अलग है। तो आपको बताना कि वो कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, साकेत में काव्यत्व का पूरा विकास है पर प्रबंधत्व की कमी है। ऑप्शन बी, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं। ऑप्शन सी, वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य रखे हैं। और ऑप्शन डी है सभी संगत हैं। तो इसका उत्तर जल्दी से आप टाइप करके बताएं कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है और संगत है या फिर सभी संगत हैं, सभी कथन कहे हैं। इसका उत्तर है हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहते हैं। ऐसा इन्होंने शुक्ल जी ने साकेत और गुप्त जी के बारे में नहीं कहा है। बाकी ये भी कहा है साकेत में काव्यत्व का पूरा विकास है पर प्रबंधत्व की कमी है, ऐसा भी कहा है। वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य रखे हैं, ये भी शुक्ल जी ने कहा हुआ है साकेत के बारे में और गुप्त जी के बारे में। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की भाषा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। तो यह भी ऐसा प्रश्न है कि इसमें भी विकल्प की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिल्कुल फटाफट टाइप करके बताएं कि साकेत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। इसका उत्तर है खड़ी बोली। साकेत महाकाव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े प्रबंध काव्य हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है पर प्रबंधत्व की कमी है। कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसने कहा। एक कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा गया है। यदि आपने पिछला प्रश्न का उत्तर यदि प्रश्न सही से पढ़ा होगा तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऑप्शन बी नगेन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बच्चन सिंह और ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा।
तो इससे यदि इसका उत्तर आप सही देते हैं तो इससे भी पता चलता है कि आप इस क्लास को कितने ध्यान से देख रहे हैं। तो जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका कथन है कि साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध काव्य हैं। यह कथन साकेत और यशोधरा दोनों के बारे में कहा गया है। उसमें काव्य का तो पूरा विकास है, पर प्रबंधत्व की कमी इसमें देखने को मिलती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए छठा सर्ग, ऑप्शन बी सातवां सर्ग, ऑप्शन डी आठवां सर्ग और ऑप्शन डी नवा सर्ग। तो ये भी ऐसा प्रश्न है कि जिसमें विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी विकल्प MCQ क्वेश्चन है तो आप चारों विकल्प के आधार पर उत्तर दें कि कौन सा विकल्प सही है। तो उत्तर है नवम सर्ग। नवम सर्ग साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग माना जाता है। अगला प्रश्न है, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो चलिए इसका भी आप जल्दी से बिना ऑप्शन देके टाइप करें कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन हम आपको देने वाले हैं, लेकिन आप बिना ऑप्शन दिए टाइप करके बताएं कि इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 13। पहली क्लास में हमने बहुत ही आसान प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है, लेकिन अब दूसरी, तीसरी और चौथी लगभग 120 या 150 प्रश्न है, तो 30 प्रश्नों की क्लास होगी। तो इसका उत्तर है 12 सर्ग। तो पहली क्लास में हमने बहुत ही आसान प्रश्न रखे हैं, इसके बाद प्रश्नों का कठिनाई स्तर अगली क्लासों में बढ़ता जाएगा। तो लगभग 150 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी भी परीक्षा में इन 150 से हटकर कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी गारंटी हम ले सकते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमारी क्लास में से ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के बारे में सही कथन है। नवम सर्ग के बारे में कुछ कथन है, तो आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का मार्मिक चित्रण है। ऑप्शन बी, नवम सर्ग साकेत की आत्मा है। ऑप्शन सी, नवम सर्ग में 6 ऋतुएं, ऋतु का क्रम भी याद रखना है आपको, हालांकि इस क्रम में दी नहीं गई जिस क्रम में वर्णन किया हुआ है, ऋतुओं के नाम लिखे हुए इसमें ना, तो उनका वर्णन किया हुआ है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। तो जल्दी बताएं कि ऑप्शन ए सही होने वाला है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो सभी ऑप्शन सही हैं। साकेत महाकाव्य के बारे में सभी बातें इसमें सही हैं कि नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है, नवम सर्ग को साकेत की आत्मा माना जाता है और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया हुआ है, तो तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुप्त जी की प्रबंध कृति है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी जयद्रथ वध, ऑप्शन सी भारत भारती और ऑप्शन डी पंचवटी। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। प्रश्न यद्यपि बहुत ही आसान है, लेकिन आप फिर भी कोशिश कीजिए इसका उत्तर सही आए। तो इसका उत्तर है ए साकेत। तो हो सकता है कुछ लोगों ने साकेत को टिक किया क्योंकि ये साकेत पे क्लास चल रही है, लेकिन जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो सभी रचनाओं के संपर्क परिप्रेक्ष्य में ही उत्तर देना है, यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि क्या उत्तर है। ये इन ऑप्शनों में तो साकेत इसका सही उत्तर आएगा। इसके अलावा भी अन्य रचनाएं हैं जो कि उनकी प्रबंध रचनाएं मानी जाती हैं। तो इसको आप देख लेना कि कौन कौन सी प्रबंध कृतियां लिखी हैं, कौन कौन सी खंड काव्य लिखे हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं। तो सभी रचनाएं हमारी पिछली साकेत की क्लास है उसमें बताया गया है, तो इसको आप विशेष रूप से देख लेना। साकेत में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए नवम सर्ग, ऑप्शन बी पंचम सर्ग, ऑप्शन सी प्रथम सर्ग, ऑप्शन डी द्वादश सर्ग। ये भी बहुत ही आसान है और लगभग आप इसका उत्तर आप विवेक से लगाना चाहें तो बिल्कुल बिना ऑप्शन के भी दे सकते हैं कि सबसे बड़ा सर्ग कौन सा माना जाता है। 12 सर्ग में से सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा सर्ग है इसका नवम सर्ग, जिसको साकेत की आत्मा कहा जाता है। साकेत का नामकरण किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए स्थान के आधार पर, ऑप्शन बी महल के आधार पर, ऑप्शन सी वन के आधार पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट टाइप कर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा।
15 सेकंड का समय आपके लिए दिया गया है, जिसमें आपको कमेंट में टाइप करके बताना है इसका सही उत्तर। चलिए, इसका सही उत्तर है स्थान के आधार पर। लेकिन सातवें से संबंधित कुछ और प्रश्न भी आने वाले हमारी अगली क्लासों में, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे। लेकिन स्थान के आधार पर नामकरण किया गया है, क्योंकि साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, और अयोध्या एक स्थान का नाम है, इसलिए स्थान के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। वन तपोवन सा किसने किया? सीता जी ने, ऑप्शन बी श्री राम ने, ऑप्शन सी भरत ने, ऑप्शन डी उर्मिला ने। अभी यदि जिन लोगों ने पिछली क्लास हमारी देखी है तो उन लोगों ने बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। नहीं, हमारी आपने पिछली क्लास सही से ध्यान से देखी होगी तो इसका उत्तर आप बिल्कुल निसंदेह दे सकते हैं कि इस वन तपोवन सा किसने किया। तो इसका उत्तर है श्री राम जी ने वन तपोवन सा किया, ऑप्शन बी श्री राम ने। अगला प्रश्न है 100 पुत्रों से अधिक पुत्रशिला किन्हें माना गया है? ऑप्शन ए सीता और उर्मिला, ऑप्शन बी मांडवी और सुरतकेती, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंक्ति आती है साकेत महाकाव्य में 100 पुत्रों से अधिक पुत्रशिला, तो यह किन्हें कहा गया है? तो इसका उत्तर फटाफट बढ़ा, इसकी सही उत्तर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरतकेती को सब चारों के बारे में कहा गया है। चलिए, अगला प्रश्न है हाय अभियक्त वेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन तारा की भांति महाकाव्य के सुमेरु शिखर पर हुआ था, उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, एक कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास को ध्यान से देखा होगा तो उनके लिए तो इसका उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। बाकी जल्दी से फटाफट आंसर देके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, अनासक्त गेही पुण्य देही विदेही किसे कहा गया है? यह भी बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए महाराज दशरथ, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी राजा जनक, और ऑप्शन डी है महाराज रघु। तो आपको बताएं पंक्तियां अनासक्त गेही पुण्य देही विदेही, यदि आप विदेही शब्द पर गौर करेंगे तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है राजा जनक। साकेत महाकाव्य में प्रमुख रूप से किस भारतीय नारी की विरह की मार्मिक व्यंजना की गई है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी उर्मिला, और ऑप्शन डी है पद्मावती। तो ये भी एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर बिना ऑप्शन के दिया जा सकता है। तो जल्दी से टाइप करके बताएं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है उर्मिला। सभी को पता है, इसमें विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता भी नहीं है, सभी को पता है कि उर्मिला के बारे में साकेत महाकाव्य में बताया गया है। अगला प्रश्न, साकेत के प्रथम छंद गीतिका में किस राजा की जय ध्वनि मंगलाचरण के रूप में की गई है? तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमें पता चला कि जो उसका प्रथम छंद है उसका नाम गीतिका है। तो इस तरह से भी आप प्रश्नों को याद रख सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजा दुष्यंत, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी राजा जनक, और ऑप्शन डी राजा दशरथ। तो किस राजा की जय ध्वनि या मंगलाचरण में मतलब किस राजा का गुणगान किया गया है? इसके ऑप्शन बताएं आप। राजा दुष्यंत, राजा राम, राजा जनक और राजा दशरथ। इसका उत्तर है राजा जनक। अगला प्रश्न, दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, ये पंक्तियां आती है साकेत महाकाव्य में। तो आपको बताना है यहाँ पे इस पंक्तियों में किन दो वंशों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए रघुवंश और वज्रवंश, ऑप्शन बी है रघुवंश कराल वंश, ऑप्शन सी रघुवंश और निमि वंश, और ऑप्शन डी निमि वंश और जिमी वंश। चलिए, इसका उत्तर है थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सा स्तरीय प्रश्न है, तो आप बताएं इसका क्या उत्तर हो सकता है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो इसका उत्तर है रघुवंश और निमि वंश। भगवान राम का वंश था रघुवंश और सीता जी का वंश था, राजा जनक का वंश था निमि वंश। तो यहाँ पे दो वंशों की बात की गई है, रघुवंश और निमि वंश। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल लिख लीजिए, यदि आपको याद नहीं हो तो लिख लीजिए इसको, आता है ना। अगला प्रश्न है, साकेत के मूल में किसकी प्रेरणा निहित रही है, यानी कि किससे प्रेरणा मिली है कवि को साकेत लिखने की? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षा निबंध से, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध से, ऑप्शन सी है दोनों से ही प्रेरणा मिली है, या ऑप्शन डी है तुलसी कृत रामचरित मानस से। तो यदि आपने हमारी साकेत महाकाव्य पर आधारित पिछली क्लास ध्यान से देखी होगी तो आप इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। अब हम इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोनों। साकेत रचना की प्रेरणा कवि को रविन्द्रनाथ टैगोर की निबंध था काव्य उपेक्षा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इन दोनों से इन प्रेरणा मिली है कवि को। भवन में वन का व्रत ले लिया पंक्ति किससे संबंधित है? उर्मिला से, ऑप्शन बी भरत से, ऑप्शन सी मांडवी से, और ऑप्शन डी कौशल्या और सुमित्रा माताओं से। तो इसका उत्तर भी फटाफट टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। भवन में वन का व्रत, आप अनुमान लगा के बता सकते हैं कि भवन से में वन का व्रत किसने लिया था? तो सही उत्तर है भरत। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। इस पंक्ति में जो काला कलंक शब्द आया है उससे किसकी ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन ए बुरी प्रवृत्तियों की ओर, ऑप्शन बी राक्षसी प्रवृत्तियों की ओर, ऑप्शन सी कैकई के वरदानों की ओर, और ऑप्शन डी उर्मिला के विरह की ओर। चलिए 15 सेकंड का समय, टाइप करके बताएं कि इसका उत्तर सही क्या होने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो ऑप्शन सी कैकई के वरदानों की ओर। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। तो जो काला कलंक था वो उसका मतलब यहाँ पे कैकई के वरदानों से है। कैकई के वरदानों को काला कलंक कहकर संबोधित किया है कवि ने। अगला प्रश्न है, भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। उसके अनुराग से, तो जो उसके शब्द आया वो किसके लिए आया है? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी शत्रुघ्न, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से 15 सेकंड का समय, 15 सेकंड में आपको टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होने वाला है, या ऑप्शन डी हो सकता है। तो इसका उत्तर है राम, या भगवान श्री राम के बारे में, उसके शब्द भगवान राम के बारे में आया हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न, 30वां और अंतिम प्रश्न है, साकेत किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर भी आप बिना टाइप किए या बिना कमेंट, इसका उत्तर आप बिल्कुल टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। साकेत किस भाषा का शब्द है? यदि आपने हमारी पिछली क्लास ध्यान से देखी होगी तो उसमें बताया है साकेत किस भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या निकलता है। तो जल्दी से फटाफट टाइप करके बताएं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी पाली भाषा, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, और ऑप्शन डी भाषा। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन भी थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसमें कुछ अन्य भाषा लिखना रह गया हो, ऑप्शन में वो ना लिखा पाया हो। तो आपको उन तीन भाषाओं में से आंसर देना है कि ऑप्शन ए, बी और सी में से आंसर देना है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाली भाषा। साकेत पाली भाषा का शब्द होता है। कुछ लोग इसको अवधी भाषा आंसर बताते हैं, तो अवधी भाषा इसका गलत उत्तर है। साकेत पाली भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है अयोध्या, और इसी अयोध्या के नामकरण पर ही इस महाकाव्य का नामकरण किया गया है। चलिए, तो रहती आज की क्लास। हमारी क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी भी हमारी क्लास को लाइक ना किया और सब्सक्राइब ना किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसकी लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। सभी के लिए अंत में फिर से नमस्कार।